कौन से ब्रांड की ले लूँ, कितनी पुरानी ले लूँ, इतना सीरियल ऑनर सीरियल चल रहा है तो क्या ले लेनी चाहिए, अरे उस ब्रांड का ये वाला मॉडल है तो ले लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। एक डिटेल्ड डिस्कशन हम आज इस पे करेंगे, तो बने रहिए चैनल पर और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई सेकंड हैंड कार परचेज़ करने जाते हैं तो मन में बहुत दुविधा होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि मैं कौन सी कार ख़रीदूँ, कितनी पुरानी, कितने ज़्यादा पुरानी कार मेरे लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि मुझे अभी कार सीखनी है, तो मैं क्या पहले ही चांस में अच्छी गाड़ी ख़रीद लूँ या नई ख़रीद लूँ या फिर सेकंड हैंड ख़रीदूँ कि मेरा हाथ साफ़ हो जाए, मैं अच्छे से ड्राइविंग करना सीख जाऊँ। तो कितनी पुरानी गाड़ी मुझे परचेज़ कर लेनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि गाड़ी को सीखने के बजाय मैं उसकी मेंटेनेंस ही करवाता रहूँ। ये सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ गुरनाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई कंट्री माई कार्स। दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है कि हमेशा बजट कंस्ट्रेंट वाले लोग ही नहीं पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदते। जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो मनी को अच्छे से इन्वेस्ट करना जानते हैं, वो लोग भी जांच परख के पुरानी गाड़ी खरीदना पसंद कर लेते हैं। और पुरानी गाड़ी का मार्केट जो है वो कुछ सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको भी एक स्पेशल सेगमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पुरानी सेगमेंट कार्स को भी अच्छी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाने लगा है और पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, कैसे कार की कीमत बढ़ती और घटती है, जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने आज गाड़ी खरीदी तो नेक्स्ट डे ही उसका मार्केट में वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि एक तो वो शोरूम से निकल चुकी है, दूसरा वो किसी के नाम पे चढ़ चुकी है। तो अगर हम इस पोजीशन में उसको बेचना चाहें, मान लीजिए 1 महीना पुरानी गाड़ी है, अगर उसको हम सेल करना चाहेंगे तो लगभग 50 से 70 हज़ार लॉस आपको खाना पड़ेगा। और ये लॉस खाने का रीज़न यही होता है कि आपने पहले गाड़ी ख़रीद ली, आपको उतनी समझ नहीं थी, बट जैसे जैसे आपने गाड़ी को चलाया, गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज मिला, उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस हुआ, आप अपने यार दोस्तों से मिले और फिर आपको कहीं ना कहीं फ़ील हुआ कि नहीं यार, मैं तो इससे थोड़ी सी अच्छी गाड़ी डिज़र्व करता था। मुझे गाड़ी में सनरूफ भी चाहिए था और गाड़ी में अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए थी, गाड़ी खुली डुल्ली होनी चाहिए थी फैमिली के हिसाब से। और फिर आप मन बना लेते हो कि नहीं, मुझे अब गाड़ी की अच्छी समझ हो चुकी है और मैं अपनी जो पुरानी गाड़ी मैंने परचेज़ की है उसको सेल करके मैं एक नई गाड़ी जो है अपने लिए परचेज़ कर लेता हूँ। इस कंडीशन में जब आप सेल करने के लिए मन बना लेते हो तो आप काफ़ी लॉस खाने के लिए भी तैयार हो जाते हो। और बस यही एक पॉइंट होता है जब आप गाड़ी को सेल करने का मन बना लेते हो। 1-2 साल के अंदर आप जब गाड़ी सेल कर देते हो तो आपको लगभग 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक का लॉस आपको उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी साइड जो लोग समझदार हैं वो देख लेते हैं कि 1-2 साल में तो गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं होता। मतलब इंडियन मार्केट, इंडियन के हिसाब से अगर गाड़ी का यूसेज देखा जाए तो हम 2 साल में लगभग 25 से 30 हज़ार किलोमीटर ही गाड़ी चला पाते हैं नॉर्मल वे में। और इतने किलोमीटर चलने तक गाड़ी को कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ होता। गाड़ी की सारी कंडीशंस प्रॉपर होती हैं और आपको जो है वो गाड़ी सेल करना इजी भी हो जाता है। और दूसरी तरफ कस्टमर भी आपको अच्छी एक रीसेल वैल्यू देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि मुझे अगर मैं यही गाड़ी नहीं लेता हूँ तो मुझे 1.5 से 2 या 2 से 2.5 लाख, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट की गाड़ी परचेज़ कर रहे हो। उसकी वो सेविंग हो जाती है और नई की नई गाड़ी उसको परचेज़ करने को मिल जाती है। यही एक रीज़न है कि हर सेगमेंट की कार जो है, चाहे एंट्री लेवल कार हो, चाहे अपर सेगमेंट की कार्स हो, हर एज की गाड़ी आपको सेकेंड हैंड कार मार्केट में मिल जाती है। और जो बड़े सेगमेंट की कार्स हैं, अगर किसी का बड़े कार लेने का सपना है तो वो और भी कम पैसों में पूरा हो जाता है, क्योंकि बड़ी कार जो होती हैं, महंगी कार जो होती हैं, उनको सेकंड हैंड परचेज़ करने वाले बायर्स कम होते हैं। इसलिए उनका रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी डाउन चला जाता है। और एक रीज़न ये होता है कि उनकी डिमांड कम होती है, इसलिए उसकी रीसेल वैल्यू कम होती है। तो अगर आप इस तरीके का टेस्ट रखते हो कि मैं एक सेलेरियो का पैसा लगा के सेडान में कोई अच्छा विकल्प मैं चूज़ कर लूँ, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्विफ्ट का स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ। मान लीजिए कि एक स्विफ्ट किसी ने आज परचेज़ की और
किसी कारण के चलते उसको 1 साल या 2 साल के अंदर उसको सेल करना पड़ रहा है। सो गाड़ी की कंडीशन परफेक्ट होगी, बट अगर मान लीजिए उस नई गाड़ी की कीमत 6.5 लाख रुपए थी, तो 1 या 2 साल या 1.5 साल के बाद आपको 1.5 से 2 लाख तक का लॉस उसके टोटल प्राइस में करना पड़ेगा या लॉस उठाना पड़ेगा, उसका रेट कम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी साइड अगर कोई वायर है सेकंड हैंड कार परचेज़ करने वाला, तो उसको वही गाड़ी 2 लाख रुपए में सस्ती मिल जाएगी, जबकि उस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ होगा और वो नई की तरह दिखेगी। सेम इसी तरह जो कार्स 2 से 4 साल पुरानी होंगी, मान लीजिए अब स्विफ्ट का ही एग्जांपल दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सको। तो 6.5 लाख रुपए की स्विफ्ट अगर आप 4 साल में परचेज़ करते हो, 4 साल बाद कोई बेच देता है, तो ख़रीदने वाले को वही गाड़ी 3 लाख से 3.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट 50 to 70% उसका जो है रेट डिक्रीज़ हो जाता है इतने सालों में। और जो रेंज है 4 से 5 साल वाली, क्योंकि इसमें क्या है कि गाड़ी की वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। सो यही रीज़न है कि उनकी रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी कम डाउन चली जाती है। और इसके अलावा जो और अदर ब्रांड्स की कार हैं वो तो इससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ में चली जाती हैं, क्योंकि मारुति का रीसेल वैल्यू सबसे अच्छा है, हुंडई का रीसेल वैल्यू अच्छा है। जो टॉप ब्रांड की कार्स हैं उनका सबका रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है। मगर कोई ऐसी गाड़ी जो बहुत रेयर है तो उसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज़ होने की बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, और वो वैसे वाला मॉडल आपको और भी सस्ते में मिल सकता है। बट बात वही है कि आप उसको अगर सस्ते में ले रहे हो तो कुछ टाइम बाद जब आप उसको सेल करना जाओगे तो उसकी वैल्यू भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी और आपको भी काफ़ी डिक्रीज़ जो है वो उसके प्राइस में मिलेगा। सो यही कुछ रीज़न होते हैं गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कैसे कम हो जाती है। बट आज की डेट में हर सेगमेंट की गाड़ी आपको, चाहे वैगनार हो, स्विफ्ट हो, i20 हो, क्रेटा हो, हर सेगमेंट की गाड़ी, क्योंकि हर तरीके का यूज़र का एक्सपीरियंस होता है और हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ टाइम बाद चलकर वो हमेशा अपनी गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं। सो इन चीज़ों के चलते वो गाड़ी को सेल आउट करना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 या 2 साल चली हुई गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल चली हुई गाड़ी जो है आपके लिए बहुत परफेक्ट रहती है। अगर आपका बजट, आपने ये सोच रखा है कि मैं एक नई गाड़ी परचेज़ कर रहा हूं और उसके बजाय मैं नई परचेज़ ना करके सेकंड हैंड परचेज़ कर लेता हूं ताकि मेरी कुछ पैसे भी बच जाएं, सो मैं रेकमेंड करूंगा 1 से 2 से 4 साल तक चली हुई गाड़ियां जो होती हैं बहुत परफेक्ट होती हैं कंडीशन वाइज और वैल्यू फॉर मनी होती हैं, क्योंकि जो प्राइस का उनका डिक्रीज़ हो चुका होता है उस प्राइस की आपकी सेविंग हो जाती है और आपको गाड़ी जो है वो लगभग नई की जैसे कंडीशन वाली मिल जाती है। और इसके अलावा आप इससे ज़्यादा पुरानी कार भी ख़रीद सकते हो, बट उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले कार का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप गाड़ी जो है अच्छे से जांच परख करके अपने लिए परचेज़ कर सकें। और अगर आप नए हो और आपको ज़्यादा गाड़ी का नॉलेज नहीं है तो उसके अलावा भी मार्केट में जैसे ट्रू वैल्यू है या ऐसे फर्स्ट चॉइस है, ये लोग भी आपको अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी प्रोवाइड करवा देते हैं, बट उनका प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में रहता है। अगर आप डायरेक्ट किसी ऑनर से गाड़ी परचेज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस या ट्रू वैल्यू वाले भी अपना प्रॉफिट उसमें रखते हैं। सो वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है, बट कार की गारंटी होती है हर तरह का। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो उसका काम किया होता है, अगर कोई कमी पेशी है तो वो कंपनी द्वारा ही ठीक की हुई होती है। सो वो एक परफेक्ट ऑप्शन है, बट यस आपको वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा कंपैरिजन अगर हम करें कि आप एक डायरेक्ट ऑनर से गाड़ी परचेज़ कर रहे हो तो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो प्राइस उन्होंने फ़िक्स कर दिया है उसी प्राइस पे वो गाड़ी सेल आउट करने वाले हैं। आप जाइए, अपना रेट दीजिए, गाड़ी को देखिए मार्केट में क्या वैल्यू है और अपने हिसाब से एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट बता दीजिए, क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है और एक श्योरिटी मिलने वाली है डॉक्यूमेंट्स की। सो आप थोड़ा सा अमाउंट अपने हिसाब से बढ़ा के बता दीजिए कि मेरे बजट में ये गाड़ी इतने प्राइस तक आ सकती है। सो इसका ये भी मतलब नहीं कि वो फ़िक्स है उनका प्राइस, आप बार्गेनिंग कीजिए, आपको जो बेस्ट ऑफ़र लगता है आप उनको दे दीजिए।
क्योंकि बारगेनिंग करना हमारा राइट है और बारगेनिंग करने से हमें बेनिफिट होता है। डेफिनेटली हमें बारगेनिंग के लिए जाना चाहिए। सो आई थिंक अब तक जो मैंने कवर कर दिया है उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे कि आपको किस तरीके की कार ख़रीदनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इतनी पुरानी गाड़ी है तो वो कितने में परचेज़ कर लेनी चाहिए। सो देखिए ये चीज़ मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाता कि यार इतने में ख़रीद लो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप जो गाड़ी देख रहे हो वो कितनी पुरानी है, उसकी ओवरऑल कंडीशन क्या है। जब तक देखिए मैं उसको फिज़िकली नहीं देख पाऊँगा तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगा कि एक्चुअल में उस गाड़ी की क्या मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट बनना चाहिए। सो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप कहाँ पे हो, कहाँ की वो गाड़ी है, आप कहाँ के हो, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ का है, ओवरऑल कंडीशन क्या है, कितनी चली हुई है गाड़ी, एक्सीडेंटल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, टायर्स की कंडीशंस कैसी हैं। सो ऑनर सीरियल, ऑनर कितना, कौन से सीरियल का जो है वो ऑनर रजिस्ट्रेशन हुआ है। सो इन सब चीज़ों को एकदम से नहीं बता सकते। डायरेक्ट आप मैसेज करके पूछो कि इतनी पुरानी गाड़ी है। बट येस आपको एक टेंटेटिव सा मोटा सा आइडिया मैं ज़रूर आई थिंक दे देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। बाकी आप अपना सिक्स सेंस यूज़ कीजिए, जो नॉलेज आपको हम देने की कोशिश करते हैं उसका यूज़ कीजिए और उस तरीके से आप गाड़ी को फाइनल कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो से जुड़ा और कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। सो यही था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।